बच्चों, हम कक्षा 9वीं एनसीईआरटी यानी कि जो एमपी बोर्ड वाले बच्चों को भी लग रही है, उसके सामाजिक विज्ञान विषय या फिर सामाजिक अध्ययन विषय के 4 बुक हैं। ठीक है, उसमें से हम जो पहली बुक है भारत और समकालीन विश्व यानी कि जो इतिहास वाली जो बुक है, उसका जो प्रथम अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसकी हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति की हमने समरी, ठीक है, और इस पार्ट की कहानी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा दी थी पिछले वीडियोस में आपको, वो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा फ्रांसीसी क्रांति की कहानी सुनकर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें क्या करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, इसमें से हम बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बटा हुआ था। तो बच्चों, उस समय फ्रांस में क्रांति कब हुई थी बच्चों, 1789 में, यानी कि 1789 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों, 1789 में हुई थी। तो 1789 में जो फ्रांस का जो समाज था वो किन वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, वर्ग यानी कि अमीर, गरीब, ठीक है, मजदूर, किसान, राजा, रंक, ठीक है, गरीब, पादरी, तो किन वर्गों में बटा हुआ था। तो बच्चों, उस समय का जो फ्रांस का जो समाज था ना बच्चों, वो 3 वर्गों में बटा था। ठीक है, कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। कितने वर्गों में बच्चों, 3 वर्गों में। इन वर्गों को क्या बोलते थे बच्चों, एस्टेट बोलते थे। फ्रांस में वर्गों को क्या बोलते थे, समूह को क्या बोलते थे, एस्टेट बोलते थे। ठीक है, कितने एस्टेट में बटा हुआ था, 3 एस्टेट में। 3 वर्ग यानी कि 3 एस्टेट। क्या क्या नाम था इन एस्टेट का, ठीक है, पहला था प्रथम एस्टेट। ठीक है, प्रथम एस्टेट। ठीक है, क्या बच्चों, प्रथम एस्टेट। इसमें कौन लोग आते थे, इसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे। कौन आते थे बच्चों, पादरी वर्ग के लोग आते थे। पादरी यानी कि बच्चों जो लोग चर्च में पूजा पाठ का जो काम करते थे ना, है ना, जो चर्च को संभालते थे, तो उसमें जो लोग काम करते थे वो प्रथम एस्टेट में आते थे। कौन आते थे बच्चों, पादरी वर्ग के लोग। फिर था द्वितीय एस्टेट। ठीक है, द्वितीय एस्टेट यानी कि दूसरा वर्ग। ठीक है, द्वितीय एस्टेट। ठीक है, द्वितीय एस्टेट, इसमें कौन लोग आते थे बच्चों, कुलीन वर्ग के लोग आते थे। कुलीन वर्ग यानी कि जो राजा से संबंधित जो लोग होते थे, राजा के खानदान के जो लोग होते थे, जो लोग मंत्री होते थे, वो इस वर्ग में आते थे। ठीक है, और तीसरा वर्ग कौन सा था बच्चों, तृतीय एस्टेट। ठीक है, कौन सा था, तृतीय एस्टेट। ठीक है, इसमें कौन आती थी बच्चों, आम जनता आती थी। जो साधारण जनता होती है ना, वकील हुआ, किसान हुआ, डॉक्टर हुआ, सेवक हुआ, ठीक है, ये सब कौन, मजदूर हुआ, महिला हुई, पुरुष हुए, बच्चे हुए, जो आम जनता रहती है वो आती थी। इसमें कौन आते थे, व्यापारी आते थे, किसान आते थे, मजदूर आते थे। ठीक है, अब हम इसको कॉपी में, अब हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में बटा हुआ था। तो उत्तर लिखेंगे हम, फ्रांसीसी समाज 3 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, इन वर्गों को क्या बोलते थे बच्चों, एस्टेट कहा जाता था। इन वर्गों को क्या कहा जाता था, एस्टेट कहा जाता था। तो पहला क्या था, प्रथम एस्टेट, दूसरा द्वितीय एस्टेट, तीसरा तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में कौन आते थे, पादरी वर्ग के लोग आते थे। द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग के लोग यानी कि राजा से संबंधित लोग, राजा के खानदान के लोग, राज परिवार के लोग, मंत्री वगैरह। ठीक है, और तृतीय एस्टेट में जो आम जनता आती थी वो थी। ठीक है, तो तृतीय एस्टेट में कौन थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि। ठीक है, ये सब बड़े व्यवसायी यानी कि जो लोग व्यवसाय करते थे, बड़े बड़े व्यवसाय करते थे, बिजनेस करते थे, बड़ा बड़ा व्यापार करते थे। ठीक है, लेन देन करते थे। अदालती कर्मचारी यानी कि जो अदालत में काम करने वाले कर्मचारी थे, वकील थे, डॉक्टर थे। ठीक है, किसान और कारीगर, किसान यानी कि जो अपनी भूमि पे खेती करता है, कारीगर यानी कि जो सिलाई बुनाई, ठीक है, हार बनाना, सोना चांदी जड़ने का काम करते हैं कारीगर। छोटे किसान आते थे, भूमिहीन मजदूर आते थे, और नौकर आते थे, यानी कि जो आम जनता थी वो आती थी इस वर्ग में। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर फिर से पढ़िए। ठीक है, फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ था। इन वर्गों को क्या बोलते थे, स्टेट कहा जाता था। प्रथम स्टेट में कौन आता था, पादरी वर्ग यानी कि जो लोग चर्च की देखभाल करते हैं। ठीक है, द्वितीय स्टेट में कौन आता था, कुलीन वर्ग यानी कि राजा से संबंधित लोग, राज परिवार से संबंधित लोग। तृतीय वर्ग में कौन आता था, तृतीय स्टेट में आम जनता आती थी। ठीक है, तो अब आप वीडियो को यहीं रोकिए और इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, पहले प्रश्न लिखिए, फिर इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, आपको अब भी याद हो जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न 2, फ्रांस की जनता
ठीक है, जनता यानी कि जो तृतीय स्टेट के जो लोग थे, आम जनता, ठीक है, वो कितने तरह के कर अदा किया करती थी। ठीक है, जो फ्रांस की जो आम जनता थी यानी कि जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे, ठीक है, तीसरे स्टेट में कौन आती थी, आम जनता आती थी, तो वो लोग कितने तरह के कर अदा किया करते थे, यानी कि कितने तरीके के कर देते थे। ठीक है बच्चों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, फ्रांस में केवल तृतीय स्टेट के लोगों से ही कर लिया जाता था। ठीक है, ये कर दो तरह के थे। ठीक है बच्चों, कर क्या होता है, जब भी जैसे कि हम भारत में रहते हैं, ठीक है, हमारा जो देश है वो कौन चलाता है, सरकार चलाती है। अब सरकार को देश चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो पैसे कहाँ से आते हैं सरकार के पास, जनता से आते हैं। जनता जो है सरकार को कर देती है, जिसके कारण जो सरकार जो है हमारी वो अपना देश चला पाती है। ठीक है, तो उस टाइम जो जनता थी फ्रांस की, ठीक है, वो कितने तरीके के कर अदा करती थी, यानी कि कितने तरीके के कर सरकार को देती थी। ठीक है, तो वो हमको बताना है। हमने देखा था फ्रांस जो था वो 3 स्टेट में विभाजित था, तो खाली जो तृतीय स्टेट की जो जनता थी यानी कि जो आम जनता थी, तृतीय स्टेट के लोग थे, सिर्फ वही कर देते थे। बाकी जो 2 स्टेट के लोग थे वो कर नहीं देते थे। तो वो 2 स्टेट के लोग क्या करते थे, वो जो 2 स्टेट के जो लोग थे वो कर लेते थे। प्रथम स्टेट, ठीक है, प्रथम स्टेट में कौन आता था बच्चों, पादरी वर्ग आता था। ठीक है, कौन आता था, पादरी वर्ग। तो जो पादरी वर्ग था वो जो तृतीय स्टेट के जो किसान थे, ठीक है, तृतीय स्टेट में किसान लोग भी आते थे, तो जो किसान लोग से जो कर लेता था पादरी वर्ग, यानी कि पादरी वर्ग कौन, चर्च, पादरी वर्ग यानी कि चर्च। ठीक है, जहां पर पादरी लोग पूजा करते थे, तो ये जो चर्च था वो क्या करता था, किसानों से कर लेता था। ठीक है, किसान क्या करते थे, इस चर्च को क्या देते थे बच्चों, कर देते थे, कर। ठीक है, तो इस कर को क्या कहा जाता था, इस कर को कहा जाता था टाइड। क्या कहा जाता था बच्चों, टाइड। ठीक है, जो कर तृतीय स्टेट के किसान पादरी वर्ग को देते थे, यानी कि चर्च जो कर किसानों से लेता था उस कर को क्या कहा जाता था, टाइड। तो ये क्या हो गया, पहले टाइप का कर। कौन सा कर देते थे, 2 तरह के कर देते थे। पहला होता था टाइड, ये कौन देता था, किसान देता था। किसको देता था, चर्च को। ठीक है, तो ये धार्मिक कर हो गया। चर्च यानी कि क्या, वहां पे लोग अपना धर्म संबंधी काम करने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं। तो ये जो टाइड था वो कौन था बच्चों, कौन सा कर था, धार्मिक कर था। ठीक है, और दूसरा कर होता था टाइल। पहला कर हो गया टाइड, दूसरा कर हो गया टाइल। ठीक है, टाइल किसको देंगे बच्चों, एक ऊंचा वर्ग था उसको, पादरी वर्ग, उसको हमने कौन सा कर दे दिया, टाइड। अब दूसरा वर्ग कौन सा, राजा, यानी कि कुलीन वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग नहीं लिखते हम, राजा या राज्य। ठीक है, राज्य सरकार या राज्य शासन। ठीक है, ये कर कौन लेता था, राज्य शासन। किससे लेता था, तृतीय स्टेट के लोगों से लेता था। किससे लेता था, तृतीय स्टेट के लोगों से, यानी कि आम जनता से। ठीक है, तृतीय स्टेट के लोगों से। ठीक है, ये कैसा कर था, प्रत्यक्ष कर था, यानी कि सीधे तौर पे राज्य को दिए जाने वाला कर। प्रत्यक्ष यानी कि सीधे तौर पर, सीधा। ठीक है, सीधा जो राज्य को कर दिया जाता था वो था टाइल। कौन सा कर था बच्चों, टाइल। इसको क्या बोलते थे, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, और एक अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर यानी कि जो सीधे रूप से नहीं दिया जाता। ठीक है, वो कैसे दिया जाता है, जैसे कि नमक पे कर लगा देगी सरकार, नमक पर, तंबाकू पर, जो रोजमर्रा की जो चीजें जो इस्तेमाल होती है, ठीक है, उस टाइप के जो कर होते हैं उनको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि अभी हम किस पे अप्रत्यक्ष कर हम कैसे देते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने पेंसिल खरीदी, कितने की खरीदी, 5 रुपये की, तो इसमें से कुछ हिस्सा जो होगा वो सरकार को जाएगा। ठीक है, ये मैं 5 रुपये किसको दूंगी, दुकानदार को दूंगी। जो दुकानदार होगा इसमें से जो 3 रुपये होगा वो सरकार को देगा या 2 रुपये देगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो कर होता है जो वस्तुओं पर लगता है, डेली इस्तेमाल किए जाने वाली उपभोग की वस्तुओं पर लगता है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। कौन सा कर, अप्रत्यक्ष कर। और एक होता है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर यानी कि टाइल। उस टाइम पे क्या था फ्रांस में, टाइल। प्रत्यक्ष कर का नाम क्या था, टाइल। प्रत्यक्ष कर यानी कि जो हम जो पैसे कमाते हैं ना, हमको जो पैसे मिलते हैं काम करने के बदले में, उस पर जो हम कर देते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो फ्रांस की जनता जो पहला कर देती थी पादरी वर्ग को, पादरी वर्ग को कौन कर देते थे, किसान देते थे। ठीक है, ये कर किसको देते थे, चर्च को देते थे। ठीक है, दूसरा कर होता था टाइल। टाइल जो है वो राज्य शासन को जाता था, तृतीय स्टेट की सभी जनता राज्य शासन को कर देती थी, उसको प्रत्यक्ष कर देती थी, उसको बोलते थे टाइल। और था एक अप्रत्यक्ष कर, यानी कि जो तंबाकू हो गया, डेली इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुओं पर जो लगता था, टाइल। ठीक है, तो अब हम वही लिखेंगे उत्तर में।
फ्रांस में केवल तृतीय स्टेट के लोगों से ही कर लिया जाता था। ठीक है, बाकी के जो 2 स्टेट थे उनको नहीं दिया जाता था, उनसे कर नहीं लिया जाता था। क्यों नहीं लिया जाता था? क्योंकि उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, मैंने आपको कहानी में बताया था। ठीक है, तो फ्रांस में केवल तृतीय स्टेट के लोगों से ही कर लिया जाता था। ये कर 2 तरह के थे। ठीक है, कितने तरीके के थे बच्चों? 2 तरीके के थे। कौन कौन से? पहला था टाइड यानी कि धार्मिक कर। धार्मिक कर के रूप में चर्च किसानों से वसूलता था। मैंने आपको बताया जो धार्मिक कर जो चर्च लिया करता था, ठीक है, किनसे लेता था? किसानों से। उसको क्या बोलते थे हम? टाइड। और दूसरा था टाइल। ठीक है, टाइल यानी कि प्रत्यक्ष कर, यानी कि सीधे रूप पे लिए जाने वाला कर। सीधा रूप पे यानी कि जो भी हम पैसे कमाते थे वहाँ के जो लोग, उनसे उनके पैसों में से कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। ठीक है, ये टाइल क्या था? प्रत्यक्ष कर था, जो कि सीधे राज्य को दिया जाता था शासन करने के लिए, सरकार देश चलाने के लिए। और ये कर कौन देता था बच्चों? तीसरे स्टेट के सभी लोगों को देना होता था। ठीक है, जितने भी जो आम जनता थी उनको। और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर यानी कि जो नमक हुआ, तंबाकू हुआ, जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगने वाला कर अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इन सभी वस्तुओं पर रोज कर लगता था। अप्रत्यक्ष यानी कि जो सीधे रूप से नहीं लगता था, ठीक है, उनको बोलते थे हम अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न 3, लुई 16वें के समय खजाना खाली होने के कारण बताइए। ठीक है बच्चों, हमने देखा था फ्रांस में क्रांति आई थी। फ्रांस में क्रांति क्यों आई थी? क्योंकि जो लुई 16वां था, ठीक है, फ्रांस की जो जनता थी वो राजा के अत्याचारों से परेशान हो गई थी। ठीक है, राजा और ज्यादा कर लगाना चाहता था लोगों पर, और ज्यादा टैक्स लेना चाहता था, लेकिन लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो वो लोग राजा को कर के लिए पैसे कहां से देते? ठीक है, राजा कर क्यों लगाना चाहता था? क्योंकि राजा का खजाना खाली हो चुका था। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि राजा का खजाना क्यों खाली हुआ, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति आई। ठीक है, तो अगर हमको पता चल जाएगा कि राजा का खजाना क्यों खाली हुआ, तो हमको पता चल जाएगा कि क्रांति क्यों आई। ठीक है, तो इसलिए हम देखेंगे कि फ्रांस में क्रांति, राजा का खजाना खाली क्यों हुआ। ठीक है, फ्रांस में लुई 16वें के समय खजाना खाली होने के प्रमुख कारण बताइए। देखो बच्चों, फ्रांस में जब क्रांति आई उस समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। ठीक है, वो कर लगाना चाहता था जनता पर, क्योंकि उसका खजाना खाली हो चुका था। ठीक है, तो हमको ये बताना कि उसने खजाने के पैसे कहाँ उड़ा दिया जो कि उसका खजाना खाली हो गया। ठीक है, हमको बस यही बताना है। तो उत्तर 3, लुई 16वें के समय खजाना खाली होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ठीक है, पहला, बारसाई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने का फिजूल खर्च। ठीक है, तो फ्रांस में एक नगर था या शहर था, क्या नाम था उस नगर का? बारसाई। ठीक है, जो क्रांति की शुरुआत थी फ्रांसीसी बारसाई के विशाल महल और राज दरबार की शान और शौकत बनाए रखने का फिजूल खर्ची का बोझ। ठीक है बच्चों, बारसाई क्या था? एक शहर था। ठीक है, फ्रांस में एक शहर था जहाँ पे राजा रहता था। ठीक है, अब राजा जहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? राजमहल। ठीक है, राजा महल में रहता है। तो बारसाई शहर का जो महल था वो बहुत विशाल था। ठीक है, अब जितना बड़ा महल होगा, जितना विशाल महल होगा, विशाल यानी कि बड़ा था। ठीक है, और राज दरबार, और जो राजा का जो राज दरबार लगता है उसकी शान और शौकत बनाए रखने का फिजूल खर्च। ठीक है, तो राजा का जो दरबार था उसकी शान शौकत बनाए रखना पड़ता था। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च हो जाता था। फिजूल खर्च यानी कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का, मतलब बेफालतू का खर्च। ठीक है, उसका जो बोझ होता था, वो खर्च कहाँ से आता था बच्चों? खजाने से आता था। ठीक है, तो राज दरबार का विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने का जो खर्च होता था वो खजाने से आता था। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा होने लगा, फालतू का खर्चा होने लगा। ठीक है, तो इसको बनाए रखने में भी खजाना जो है वो खाली होने लगा। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कारण, लंबे समय से चलते युद्धों से फ्रांस के संसाधन नष्ट हो गए थे। तो बच्चों क्या था? ठीक है, जो फ्रांस था वो कई अपने आसपास के जो कई देश थे, ठीक है, उनसे उसने दुश्मनी कर ली थी। उन सब के साथ उसके बहुत सारे युद्ध चल रहे थे, बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहे थे। अगर देखो बच्चों, युद्ध चलता है तो जो सेना रहती है उसके खाने पीने की व्यवस्था करनी रहती है। ठीक है, सेना को हथियार दिलाने पड़ते हैं नए नए, सेना में जो लोग घायल होते हैं उनकी मरम्मत करवानी पड़ती है। ठीक है, उन लोगों का इलाज करवाना पड़ता है। ठीक है, और अगर हमारा देश अगर हार जाता है
तो उसके लिए अलग से हमको सेना को अलग से हमारे जो खजाना है उससे खर्चा जाता है। ये सारा जो खर्चा होता है सेना के लिए कहाँ से जाता है बच्चों? खजाने से जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था, फ्रांस के जो संसाधन होते हैं वो नष्ट हो गए थे। संसाधन यानी कि उसके जो सोर्स थे, यानी कि उसके जो जरिए थे, ठीक है, जहाँ से वो पैसा कमाता था फ्रांस, उसके जो संसाधन थे वो नष्ट हो गए थे। जैसे कि जो लोग होते हैं, देश की जो जनता होती है वो भी संसाधन होती है देश का, तो वो नष्ट हो गई थी। ठीक है, तो इसके कारण भी जो खजाने था उससे खर्चा होने लगा था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसके कारण भी खजाना खाली होने लगा। ठीक है, फ्रांस ने, तीसरा हम देखेंगे, फ्रांस ने ब्रिटेन से 13 अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र कराने की में सहायता दी। ठीक है, सहायता की थी। ठीक है, तो जो फ्रांस था, फ्रांस का कट्टर दुश्मन कौन था बच्चों? ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखे थे। वैसे ही जो ब्रिटेन था फ्रांस का दुश्मन था। ठीक है, तो ब्रिटेन ने ब्रिटेन ने जो 13 अमेरिकी उपनिवेश, ठीक है, अमेरिका जो है, ठीक है, एक महाद्वीप है, उसके जो उपनिवेश थे, ठीक है, यानी कि उसके जो छोटे छोटे देश या जो द्वीप थे उनको स्वतंत्र कराने यानी उनको आज़ाद कराने में सहायता की थी। तो इसके कारण भी फ्रांस पे खर्चा आया और खजाना खाली होने लगा। ठीक है, तो पहले क्या था, जैसे भारत अंग्रेजों को गुलाम था, वैसे जो अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, उपनिवेश यानी कि जो छोटे छोटे देश थे या जो महाद्वीप थे, ठीक है, अमेरिका महाद्वीप के जो छोटे छोटे द्वीप थे उनको आज़ाद करवाने में फ्रांस ने मदद की थी इन 13 उपनिवेश के। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस क्या थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। ठीक है, तो इनको मदद करने के लिए फ्रांस को खर्चा आया होगा बहुत सारा। ठीक है, तो उसमें भी उन्होंने सहायता की थी। 13 देशों को आज़ाद करवाना बहुत मामूली बात नहीं होती। हमको अंग्रेजों से आज़ाद करवाने में कितने साल लग गए थे? 250 साल लग गए थे। और फ्रांस ने ब्रिटेन के 13 उपनिवेश स्वतंत्र करवाए थे, यानी कि आज़ाद करवाए थे, गुलामी से आज़ाद करवाए थे। तो इसके कारण क्या हुआ बच्चों? खजाने पे बोझ आया, खजाने से खर्चा देना पड़ा, खजाना खाली होने लगा। ठीक है, और जो फ्रांस था, फ्रांस पर 2 अरब लिवरे का कर्ज पहले से था और उसमें 10 अरब लिवरे अलग से जुड़ गया था। ठीक है, फ्रांस जो था उसमें 2 अरब लिवरे, ठीक है, 2 अरब लिवरे, यानी कि लिवरे क्या होते हैं बच्चों? वहां की फ्रांस की उस समय की जो मुद्रा थी उसको लिवरे बोलते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश की मुद्रा क्या है? रुपए। ठीक है, रुपए है। आज हम बोलते हैं ना 2000 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए। ठीक है, वैसे ही वहां पे लिबरे चलता था। पहले जो मुद्रा चलती थी वो लिबरे चलती थी फ्रांस में। तो फ्रांस ने ना कर्जा लेकर रखा था बहुत सारे लोगों से। ठीक है, कितना का? 2 अरब का कर्जा लिया था। ठीक है, फिर उसने ब्रिटेन से 13 अमेरिकी उपनिवेश को स्वतंत्र करवाया था। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ? 10 अरब लिबरे का कर्ज अलग से जुड़ गया, क्योंकि देश को आजाद करवाने के लिए उनको पैसे देने पड़े होंगे। ठीक है, वहां के जो स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे उनको। ठीक है, तो उससे उसमें कर्ज अलग से जुड़ गया था। ठीक है, ये चौथा कारण हो गया। और 5वां कारण क्या है? फ्रांस सरकार से कर्जदाता 10% की दर पर ब्याज की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो जो फ्रांस ने क्या लिया था? कर्ज लिया था बहुत सारा। ठीक है, तो किसी ना किसी से कर्ज लिया होगा। जो कर्ज देता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कर्जदाता बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी से कर्ज लेते हैं, ठीक है, तो कोई हमको कर्ज क्यों देगा? अगर मैं आपसे 100 रुपये मांगूंगी तो आप मेरे को 100 रुपये क्यों दोगे? क्योंकि मैं आपको उस पर ब्याज दूंगी, कुछ लाभ दूंगी। जैसे कि आपने मेरे को बोले कि आप मेरे को 100 रुपये देंगे, ठीक है, और आप 2% का ब्याज लेंगे। 100 रुपये में 2% का ब्याज कितना होगा? 2 रुपये। ठीक है, तो मेरे को आपको जब पैसे लौटाऊंगी तो मेरे को आपको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? 102 रुपये। ठीक है, तो वैसे ही ये कितना? 2% ब्याज दर थी। वैसे ही जो फ्रांस के कर्जदाता थे वो 10% की दर पर ब्याज की मांग कर रहे थे। ठीक है, यानी कि अगर फ्रांस ने 100 रुपये का कर्ज लिया तो उसको 110 रुपये वापस करने के वो बोल रहे थे। ठीक है, तो इससे कर्जदाता को कर्ज देना पड़ रहा था। ठीक है, तो फ्रांस सरकार पे कर्जा था, तो इसके कारण उसके खजाने पे और बोझ बढ़ा। तो इसके कारण क्या हुआ? खजाना खाली होने लगा। तो पहला कारण क्या था खजाना खाली होने का? कि बारसाई शहर जो था उसके विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने का खर्चा था। ठीक है, फिजूल खर्चा था। और फ्रांस बहुत सारे देशों के साथ लंबे समय से युद्ध कर रहा था। ठीक है, फ्रांस ने ब्रिटेन के 13 अमेरिकी उपनिवेश को स्वतंत्र कराने में सहायता की थी। ठीक है, चौथा, फ्रांस पर 2 अरब लिबरे का कर्ज पहले से था और उसमें 10 अरब लिबरे का कर्ज अलग से जुड़ गया था। और जो फ्रांस के कर्जदाता थे फ्रांस सरकार से 10% की दर पर ब्याज की मांग कर रहे थे। इसलिए क्या हुआ? फ्रांस का खजाना खाली हो गया, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए पैसा कहाँ से देना पड़ता है? खजाने से देना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? ठीक है बच्चों, इस पाठ का नाम क्या है? फ्रांसीसी क्रांति, यानी कि फ्रांस में क्रांति कैसे आई।
ठीक है, फ्रांस में क्रांति, इसकी कहानी हम पढ़ चुके हैं। तो हमको उसमें यही लिखना है कि किस कारण था जिसके कारण फ्रांस में क्रांति आई, कहाँ से क्रांति शुरू हुई। ठीक है, तो हम इसका उत्तर देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ठीक है, पहला, अत्याचारी तथा निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र या राजा। ठीक है, तो जो फ्रांस का जो राजा था और जो राजतंत्र था, ठीक है, राजतंत्र क्या होता है बच्चों, अब हम हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है, यहाँ यानी कि यहाँ पे लोगों का राज है। यहाँ का जो शासक होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, वो लोग चुनते हैं, लोग वोट डालते हैं और अपने शासक को चुनते हैं। लेकिन फ्रांस में पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, फ्रांस में क्या होता था, पहले एक राजा रहता था। ठीक है, अगर वो राजा मर जाता था तो उसके खानदान से ही, उसके परिवार से ही कोई दूसरा व्यक्ति राजा या रानी बनता था। तो इस तरह के जो देश होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, राजतंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्रांस का जो राजतंत्र का जो सिस्टम था ना, ठीक है, तो वो अत्याचारी तथा निरंकुश था। ठीक है ना, तो वहाँ के जो राजा होते थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अत्याचारी होते थे और निरंकुश होते थे, यानी उनकी शक्तियों पे कोई अंकुश नहीं होती थी, उनकी शक्तियों पे कोई सीमा नहीं होती थी। वो जब चाहे जब प्रजा पे अत्याचार करते थे, कभी